नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले कुछ चुनावों से किस तरीके से कांग्रेस या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन और साथ ही साथ भाजपा के बीच में कैसे एक युद्ध चला है। अपनी एक तरीके से अपनी जगह या सत्ता पाने की जो होड़ मची या जिस तरीके से सत्ता पलट करने का सपना लिए इंडिया गठबंधन लड़ा है मैदान में। तमाम पिछले चुनाव आप देख लीजिए, फिर चाहे वो महाराष्ट्र के हों, फिर चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, जो भी चुनाव अभी तक हुए हैं उन सारे के सारे चुनावों में इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने, साथ ही साथ भाजपा ने जैसे अपनी जान झोंक दी हो। और ये इनके इन प्रकारेण आप जानते हैं, मैं हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से कहती भी हूं कि इंडिया गठबंधन हो सकता है कि किसी और मंशा से, किसी और मतलब एक सोच बदलने के लिए, एक सत्ता पलट, लेकिन बीजेपी का सीधा सीधा फंडा है कि हम जीतने के लिए उतरते हैं, फिर चाहे कोई भी तरीका हो, साम दाम दंड भेद जीत हासिल करनी है। और यही स्ट्रैटेजी उनको हर उस जगह अभी तक जितवाती आई है जहां पर न के बराबर चांसेस थे। दोस्तों, मोदी और अमित शाह के गुजरात में अब कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो चुका है और इस अधिवेशन की शुरुआत हुई है CWC की मीटिंग के साथ। अब दोस्तों, यहां पर स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें दिख रही होंगी और इन तस्वीरों के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सब की तस्वीरों के साथ एक तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश की है कि इस अधिवेशन को न केवल कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर गुजरात में रखा है, बल्कि यह भी समझा जाए कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक बड़ा राजनीतिक मैसेज इससे दिया जा रहा है। और अगर ऐसा किया जा रहा है तो सवाल तो उठना लाजमी है दोस्तों कि इस अधिवेशन से आखिर कांग्रेस पार्टी के अंदर चल क्या रहा है और कांग्रेस पार्टी को यह सब कुछ करके मिलेगा क्या। एक तरीके से गुजरात में आप जानते हैं कि बीजेपी का गढ़ गुजरात माना जाता है और मोदी, अमित शाह गुजरात से आते हैं। कई सालों तक वहां पर वो मुख्यमंत्री रहे हैं और अब वो प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन गुजरात के प्रति उनका मोह कभी कम नहीं हुआ है। पिछले कुछ समय में जब महाराष्ट्र के चुनाव थे तब आपने ये आरोप अक्सर सुने होंगे और कई सारी चीजें, कई सारे विपक्ष के जो नेता थे वो ये कहते हुए पाए गए थे, उन्होंने ये कहा था कि यहां से बड़े उद्योग जो हैं वो सारे के सारे गुजरात शिफ्ट कर दिए जा रहे हैं। जिन दो बड़े उद्योगपतियों का बार बार नाम लिया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जोड़ा जाता है, अंबानी और अडानी, वो भी गुजरात से ही आते हैं। कुल मिलाकर के गुजरात प्रधानमंत्री मोदी के अंदर से कभी निकल ही नहीं पाया। वो पूरे देश को भले ही अपना कहते हैं, लेकिन उन सब में से गुजरात की जो वैल्यू है वो बाकी सब राज्य मिलकर भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की नजर में, और इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि इस अधिवेशन से कांग्रेस पार्टी को क्या मिलना है। सबसे पहले दोस्तों एक जरूरी बात है, अब कांग्रेस पार्टी तो यह चाहती है, या यूं कहें कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि कम से कम 20-30 सालों से गुजरात से एक तरीके से कांग्रेस का पत्ता साफ है, वहां से उनकी सत्ता गायब हुई। अब उसी गुजरात में जाकर के वो फिर से अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। पहले राहुल गांधी ने, आपको ध्यान हो तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने वहां पर अच्छा परफॉर्म किया था, अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी। गुजरात में आकर एक असाइनमेंट उन्होंने दिया था और यह था कि अब अपनी पार्टी के नेताओं को यह कहा था उन्होंने कि अब गुजरात जीतना है। और उसके बाद कुछ दिन बाद या कुछ दिन पहले गुजरात जब वो दोबारा आए तो राहुल गांधी, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर यह एक मैसेज दिया कि जो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, एक तरीके से उनको निशाने पर लेते हुए कहा, यह माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के जो स्लीपर सेल है, जो कांग्रेस के अंदर हैं लेकिन काम बीजेपी के लिए करते हैं, उन पर अब पार्टी एक्शन ले सकती है। अब बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर देश को क्या मैसेज देगी और अपने अंदर आखिर क्या बदलाव ला पाती है। ये जानकारी भी निकल कर आ रही है दोस्तों कि हो सकता है कि अब जो ये महत्वपूर्ण बैठकें हो रही है 1-2 दिन में, आज और कल के बाद, ये प्रियंका गांधी को भी एक कोई बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी जा सकती है। प्रियंका गांधी जो है वो, मतलब आप जानते हैं दोस्तों कि कुछ महीनों के अंदर
5 से 6 राज्यों के में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चुनाव, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि प्रियंका गांधी का इसमें भरपूर इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, प्रियंका गांधी एक ऐसी सांसद हैं कि वो जब बोलती हैं, वो जब मंच से बात करती है तो बहुत अच्छी तरीके से जनता के साथ वो कनेक्ट हो पाती हैं, और ये उनकी बहुत अच्छी खासियत है। जब वो सदन के अंदर भी बोलती है तो जैसे एक समा बांध देती हैं अपनी बातों के जरिए, अपने पॉइंट्स के जरिए वो ऐसे मुद्दों को उठाती हैं, और उनके बोलने की जो कला है, जो जो उनकी वाक्पटुता है, या जिसको कहें कि उनके शब्दों को जिस तरीके से वो उपयोग करती है, उससे सामने वाले के ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव छूटता है। यही सोचकर अब ये डिसाइड किया जा सकता है कि एक सांसद से ज्यादा उनको पावर दी जाए, प्रियंका गांधी को। उनकी भाषा में पकड़ बहुत अच्छी है और इसका इस्तेमाल वो इसमें कर पाए, इस बात पर गौर किया जाए दोस्तों कि कांग्रेस ने जब प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़वाया था, तब से इस तरह के बार बार संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि प्रियंका को जो है वो दक्षिण भारत का एक चेहरे के तौर पर आगे प्रमोट किया जाए। और केरला में मानो, फिर तमिलनाडु में मानो, कांग्रेस के अंदर जो एक खालीपन सा महसूस किया जाता है, या महसूस क्या खाली है, उसको कहीं ना कहीं पाट दिया जाए। ये कांग्रेस पार्टी कर पाती है, नहीं कर पाती है, ये तो देखिए अब आने वाले समय में हमको दिखाई देगा ही, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सीधे मुद्दे की, जिसपे हमने ये वीडियो शुरू किया था, और वो था कि कांग्रेस पार्टी को इस अधिवेशन से क्या मिलने वाला है। हर पार्टी के पास देखिए दोस्तों पूरा अधिकार है कि वो अपने आप का विस्तार करे, ऐसी ऐसी जगह पर वो सत्ता के लिए संघर्ष करे जहां पर एक तरीके से उनको मात खानी पड़ी है। कांग्रेस को ये बात समझनी होगी कि अब वो एक पार्टी ही नहीं है, वो इस देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, क्योंकि नेता, उनके पास एक ऐसा नेता है जो जिसके पास एलओपी की कुर्सी भी है, राज्यसभा में, लोकसभा में। तो अब कांग्रेस पार्टी से इस देश की जनता को भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, वो उम्मीदें भी लगाए बैठी है कि आगे क्या होगा और किस तरीके से अपनी रणनीति वो तय करेंगे, किस तरीके के सवाल वो पूछेंगे। कांग्रेस पार्टी इन उम्मीदों पर खरा उतर रही है, नहीं उतर रही है, ये आप बताइए। देखिए दोस्तों, हम भी एक लिमिट तक बोल सकते हैं, हम सरकार से भी सवाल पूछते हैं, हम विपक्ष से भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम जनता के साथ होते हैं। अब सवाल यह कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक तरीके से जो पूरा एक हवा, एक लहर जो बनी थी, राहुल गांधी ने जो लहर बनाई, इंडिया गठबंधन ने बनाई थी, हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद दिल्ली के चुनाव, लगातार उस लहर में या उस माहौल में कमी देखी गई। और तो और वो कमी जो देखी गई, बीजेपी के अंदर भी बीजेपी ने उसको फिर से भर लिया। एक अलग तरह की, जैसे जैसे वो राज्य जीतती गई, उस तरह से उसमें वो जो छूटी हुई ऊर्जा थी, वो सारी ऊर्जा उनमें वापस भर गई। और इसके लिए बहुत सी शिकायतें हो सकती है, बहुत सी शिकायतें, आप कह सकते हैं कि इनके पास पूरा तंत्र है, चुनाव आयोग से शिकायत हो सकती है विपक्ष की। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है दोस्तों कि क्या अपनी शिकायतों को ही पार्टियां एडजस्ट कर पा रही है। हरियाणा में खुला खेल था दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जीता हुआ चुनाव, कांग्रेस पार्टी वहां पर हार गई, और हार के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में ये ही तय नहीं कर पाई है कि मुख्य जो विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष होते हैं वो किसको बनाया जाए, या फिर हरियाणा में हार के लिए जिम्मेदार कौन है। अब दोस्तों, कुमारी शैलजा जिम्मेदार है कि हुड्डा गुट जिम्मेदार है। मतलब आप सोचिए कि अभी तक इतनी बड़ी अनएक्सपेक्टेड हार कांग्रेस को झेलनी पड़ गई, और वहीं से कांग्रेस पार्टी का जो पूरा एक क्रम था वो बिगड़ गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। चुनाव आयोग से शिकायत है, समझ में आता है, आपकी सत्ताधारी दल से शिकायतें हैं, समझ में आता है, उनको आप अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की जो प्रॉब्लम्स है पहले उनको तो सॉर्ट करें, उनको तो सबसे पहले दुरुस्त करना होगा ना। एक और बात, राजनीति में एक स्टूडेंट के तौर पर भी कुछ चीजें महसूस होती है। देखिए, बीजेपी ने पिछले 10 सालों में अपना एक राजनीतिक एक तौर तरीका, जिसे आप कह सकते हैं कि उनका एक तरीका है अपना, वो विकसित कर लिया है उन्होंने, वो तैयार कर लिया है। और उस तरीके की एक डोज, एक गोली वो हर 6 महीने में अपने वोटर्स को खिलाते हैं। हर 6 महीने में एक डोज तो वो दे ही देते हैं। अब कभी वो
लव जिहाद के नाम पे हो सकता है, कभी वो औरंगजेब की कब्र के नाम पे हो जाता है, कभी वो मंदिर मस्जिद के नाम पर हो जाता है। हर बार एक गोली अपने जो वोटर्स हैं उनको दे देते हैं, और वो गोली है कट्टर हिंदुत्ववाद की। कभी वो डोज धारा 370 को लेकर के आ जाता है, कभी वो डोज ट्रिपल तलाक को लेकर के दे देते हैं। कुछ भी कुल मिलाकर के सारा का सारा जो उनका एक अपना एजेंडा है, अपना एक तौर तरीका है, हिंदू मुस्लिम पर टिका हुआ है भले ही, लेकिन उसकी एक डोज हर 6 महीने में अपने जनता को, अपने वोटर्स को वो पहुंचा देते हैं। और इस विचार को वो कमजोर नहीं पड़ने देते कि देखिए हिंदुओं के लिए ये सरकार कितना सोचती है। वक्फ संशोधन बिल भी उसी डोज का नाम है, समझ लीजिए। बेसिकली हर 6 महीने में अपने वोटर को भाजपा इसी तरीके से फीड करती रहती है और बताती है कि देखिए हम तो क्या कर रहे हैं आपके लिए, देखिए हमने राम मंदिर बना दिया, उससे देश को क्या मिला, इससे कोई मतलब नहीं। कश्मीर से धारा 370 हटा दी, उससे देश को क्या मिला, कोई मतलब नहीं। ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया साहब, उससे क्या वाकई देश में मुस्लिम समाज की महिलाओं के बीच ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, इससे जुड़ी हुई जो परेशानियां थी वो खत्म हो गई, या इसका कोई व्यापक असर देखने में आया, कोई मतलब नहीं। इसके बारे में कोई सवाल भी नहीं करता, कोई बात भी नहीं करता। लेकिन आप अपने वोटर को जो एड्रेस करना चाहते थे, जो एक आपने अपना वोटर बना रखा है, उसको आपने कहीं ना कहीं एक वो कट्टर हिंदुत्ववाद की गोली हर 6 महीने में खिला दी है। सही है, गलत है, कितना असर है, नहीं है, ये एक अलग बहस का विषय है। लेकिन बीजेपी ने अपने वोटर को लगातार एड्रेस करने के लिए एक तौर तरीका, एक मॉडल अपनाया हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी को यह सोचना होगा कि उसके पास क्या मॉडल है, वो ऐसा क्या करती है कि अपने वोटर से, अपनी जनता से, अपने कोर वोटर से वो उस तरीके से जुड़ पाए। उनको भी एक ऐसा मॉडल तैयार करना चाहिए। विपक्ष की कोशिश भी होती है, कांग्रेस पार्टी की कोशिश होती है कि जनता उनको समझे, लेकिन दिक्कत क्या है कि चुनाव के ठीक 1 हफ्ते पहले बीजेपी अपने तुरुप के इक्के को फेंकती है, और वो वही गोली है, कट्टर हिंदुत्व का मुद्दा, और उसके बाद सारा खेल यूं पलट जाता है। बीजेपी का जरा भी इसमें कोई नाक नहीं कटता, उनको जरा भी असहजता महसूस नहीं होती। खुलेआम भरे मंचों से बटेंगे तो कटेंगे, जैसे गौर सांप्रदायिक नारों का इस्तेमाल वो कर लेते हैं। मटन, मछली, मुसलमान, पता नहीं क्या क्या वो भरे मंच से कह देते हैं। बुलडोजरों को अपनी रैलियों में शामिल कर लेते हैं, और बीजेपी को इसमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। तो इस रियलिटी को कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना होगा कि वो एक ऐसे दल से लड़ रही है दोस्तों, जो अपने वोटर को हर 6 महीने में एक गोली खिला रही है कट्टर हिंदुत्ववाद की। राजनीतिक तौर पर क्या कांग्रेस पार्टी इस तरीके का कुछ कर पा रही है? क्या हर 6 महीने में या हर थोड़े वक्त में अपने वोटर्स को, या जो उनके हाथों से छिटक गए हैं वोटर्स को, उनको वो आश्वस्त कर पा रही है कि हम आपके लिए देखिए ये कर रहे हैं, हम धर्म से इतर आपको चीजें देना चाहते हैं जो वाकई में देश के मुद्दे हैं? क्या इस बात को कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की कोई भी पार्टी अपनी जनता को, अपने वोटर्स को समझा पा रही है? इस बात की गहराई को समझना होगा कि अगर आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन तो राजा बूढ़ा होगा और गद्दी छोड़ेगा, तो देखिए ऐसा तो नहीं होगा। राजा बूढ़ा होगा तो उसकी गद्दी कोई और ले लेगा, लेकिन आपको कोई थाली में परोस करके नहीं दे करके जाएगा। और यही बात भारत में फिलहाल विपक्ष को, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को, जो भी आप कहें, लेकिन समझना बेहद जरूरी है। और इतनी सी बात कांग्रेस को बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे नंबर का बहुत बड़ा दल है और बीजेपी के बाद में उसी को देखा जाता है। तो अगर ये बात नहीं समझ में आती, या उसके लिए आपको ये समझना होगा कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी जनता के बीच, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि आप लड़ रहे हैं। अब एनजीओ की तरह तो कोई पार्टी नहीं चल सकती। किसी पार्टी को अपने अंदर बड़े बड़े बदलाव करने पड़ेंगे और उस पार्टी के खिलाफ खड़ा होता दिखाई भी देना पड़ेगा, जो साल के 365 दिन लड़ने के मूड में रहती है, चुनाव हो नहीं हो। बीजेपी हमेशा आपको ऐसे ही कंप्लीट अटैकिंग मूड में दिखाई देगी, फिर सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी विपक्ष में हो, कुछ भी हो जाए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी के हाथ में एक किताब आपने देखी थी, संविधान की किताब, बहुत चर्चा हुई थी, बहुत ज्यादा चर्चित हुई थी।
और इसके लिए उनको श्रेय भी बहुत दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा उनकी सबसे सफलतम यात्रा थी, जिसके जरिए उन्होंने पब्लिक से कनेक्ट किया, और सबसे बड़ा फायदा उसका यह था कि राहुल गांधी की व्यक्तिगत जो छवि थी उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखा गया। उनकी लोकप्रियता बढ़ी, बहुत ज्यादा बढ़ी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को यह भी समझना होगा कि क्या संविधान और जातिगत जनगणना हर चुनाव में मुद्दा बन सकता है? क्या यह एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाया जा सकता है? क्योंकि जब एक वोटर वोट करने जाएगा, वो एक पिछड़े के तौर पर वोट करेगा या फिर उसका भगवाकरण हो चुका होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाजपा एक हफ्ते पहले वो एक डोज कट्टर हिंदुत्ववाद की गोली खिला चुकी होती है अपने वोटर्स को, और वहां से पूरा का पूरा खेल पलट जाता है। इतने बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट मिल रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको पिछड़ों, दलितों, इनके वोट नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, क्योंकि वो उस हिंदुत्व के भगवाकरण की राजनीति के पूरा एक जो घेरा है उसके अंदर आ चुके होते हैं। एक राजनीतिक दल केवल एक हथियार से चुनाव जीतने या लड़ने की जोर आजमाइश नहीं कर सकता, उसको अलग अलग हथियार इस्तेमाल करने होते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ कर रही है? आपको बहुत ज्यादा बुरी भी लग सकती है बातें, लेकिन जो हकीकत है वो कहनी जरूर पड़ेगी इस मंच से। एक नागरिक के तौर पर बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लोकसभा के अंदर दूसरा सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी की भी यह जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों के बीच, उनके समर्थकों के बीच जो भी आशंकाएं हैं उनको वक्त रहते दूर करें। क्योंकि सबसे बड़ी खामी यह नजर आती है कि जमीनी कार्यकर्ता तक आलाकमान की पहुंच ही नहीं होती, और एक बीच में जो वो कनेक्टिविटी पूरी बनती है वो बन नहीं पाती है, और इसकी वजह से चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लगातार राज्यों में कमजोर संगठन कांग्रेस पार्टी को न केवल कमजोर कर रहा है, बल्कि जो एक लहर, जो एक तूफान उठता है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या इनकी कुछ जीत के जरिए, इंडिया गठबंधन भी इस तरीके का कुछ माहौल बनाता है, उसको भी एक तरीके से सारा का सारा खेल खराब कर देता है, सारा का सारा धराशायी कर देता है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।